Hello everyone, this is me Iram Turk. Welcome to King's Academy. So we are going to begin our lecture with the most important topic, that is the timeline of Delhi Sultanate, which is most important topic for UPSC or for any other competitive exam. So before moving ahead, we should know the background first. तो पहले हम background देखेंगे दिल्ली सल्तनत का, just little bit information about the Delhi Sultanate. So Delhi was important center not just in the time period of Mughal Empire, not in the time period of Delhi Sultanate, but before the Delhi Sultanate. So Delhi was Delhi was important capital of Tumhara Rajput. So in Delhi there was ruling dynasty. It was called the Tumhara Rajput, and Delhi was under the Tumhara Rajput at the time of or before the Delhi Sultanate. So what happened? In the same time period, there was another dynasty in the Ajmer and the Chauhan's Empire or the Chauhan's Rajput. So what happened? Chauhan Rajput captured the Delhi from the Tumhara Rajput and defeated the Tumhara Rajput. Now Delhi was under the Chauhan's Rajput. And there was an important timeline in the history, was 1191. So 1191 में क्या होता है? The Ghorid dynasty. गोरी डायनेस्टी जो बेस थी इन द अफगानिस्तान पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, वो अटैक करती है 1191 में दिल्ली को. सो देयर वाज रीजन ये था कि तुम्हारा चौहान राजपूत, देयर वाज नो डाउट कि चौहान राजपूत वाज वेरी मच पावरफुल एट दैट टाइम पीरियड. लेकिन वहीं पे अगर हम देखेंगे कि हमारा जो ईस्टर्न साइड था, ईस्टर्न साइड की डायनेस्टीज या हमारे राष्ट्रकूटास पालवास, वो सारी डायनेस्टीज दे वर सो मच वरीड कि चौहान राजपूत का पावर जो है वो गेन हो रहा है, उनका जो पावर है वो एक्सपेंड हो रहा है. सो उस चीज से क्या हुआ कि यूनिटी नहीं रही, देयर वाज बैटल गोइंग ऑन. सो जब यूनिटी नहीं रहती है तो उसका फायदा जो है फॉरेनर्स या बाहर वाला उठाता है. सो इसी यूनिटी ना होने का फायदा गोरी डायनेस्टी का मोहम्मद गोरी वाज द रूलर, वो उठाते हैं और 1191 में वो दिल्ली को अटैक करते हैं. बट चौहानास राजपूत बहुत ज्यादा पावरफुल थे. पृथ्वीराज चौहान 1191 में गोरी या मोहम्मद गोरी को कैप्चर कर लेते हैं, उनको डिफीट कर देते हैं बैटल में. बट एज और आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यूनिटी नहीं थी, और जब यूनिटी नहीं थी तो उन्होंने क्या किया, उस देयर वाजंट एनी काइंड ऑफ यूनिटी, एनी काइंड ऑफ एडवाइस और एनीथिंग. तो वो मोहम्मद गोरी को छोड़ देते हैं और मोहम्मद गोरी जाकर अपने अफगानिस्तान का जो उनका साइड था जहां पर वो रूल कर रहे थे वहां वापस चले जाते हैं. बट 1192 में एक इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड है. 1192 में वो वापस आते हैं बहुत ज्यादा पावरफुल बनकर इस बार, और दिल्ली पे फिर से अटैक करते हैं. बट इस टाइम जो पृथ्वीराज चौहान है वो इतने पावरफुल नहीं रहते और वो क्या हो जाता है, वहां पर डिफीट हो जाते हैं. एंड दिस 1192 बैटल इज कॉल्ड द बैटल ऑफ तेहरान. सो बैटल ऑफ तेहरान से दिल्ली सल्तनत का रूल स्टार्ट हो जाएगा. एंड बैटल ऑफ पानीपत से, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इनका रूल खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो ये चीज याद रखना. बैटल ऑफ तेहरान 1192 में होती है और यहाँ से दिल्ली सल्तनत का रूल स्टार्ट हो जाएगा ऑफिशियली या इनडायरेक्टली बोलो, क्योंकि पहले मोहम्मद गोरी का रूल था. बट 12 तक आते आते इनकी डेथ हो जाती है, एसेसिनेशन हो जाती है, और वहां से जो उनके स्लेव थे उनका रूल स्टार्ट हो जाता है. मीन्स ऑफिशियली अब दिल्ली सल्तनत का रूल होगा. एंड एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जब यहाँ पर बाबर अटैक करेंगे उस टाइम यहाँ का दिल्ली सल्तनत का रूल जो है खत्म हो जाएगा. सो दिस वाज जस्ट अ सिंपल बैकग्राउंड ऑफ दिल्ली सल्तनत. सो दिस इज द मैप. मामलुक डायनेस्टी के टाइम पीरियड में अब दिल्ली सल्तनत जब यहाँ पर रूल करेगी तो ये बात याद रखना कि दिल्ली सल्तनत यहाँ पर सिर्फ अकेले रूल नहीं करेगी. दिल्ली सल्तनत में कुछ 4 डायनेस्टीज यहाँ पर रूल करेंगी. द मामलुक डायनेस्टी, इट्स ऑल्सो कॉल्ड द स्लेव डायनेस्टी. तो सबसे पहली डायनेस्टी होगी जो 1206 से लेकर 1290 तक रूल करेगी. तो इससे पहले यानी 1192 से लेकर 1206 तक जिसका रूल होगा वो मोहम्मद गोरी होंगे. ठीक है, जो गोरी डायनेस्टी के रूलर होंगे वो यहाँ पर रूल करेंगे. बट क्या होगा कि मोहम्मद गोरी को एसेसिनेट कर दिया जाएगा, उनका मर्डर हो जाएगा. एंड उनके बाद जो उनके
उनके बाद जो उनके स्लेव होंगे वो यहाँ पर रूल करेंगे. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द स्लेव डायनेस्टी या मामलुक डायनेस्टी भी बोलेंगे. तो 1206 से लेकर 1290 तक मामलुक डायनेस्टी का रूल रहेगा. देन आफ्टर मामलुक डायनेस्टी को ओवरथ्रो करके खिलजी डायनेस्टी यहाँ पर रूल करेगी 1290 से लेकर 1320 तक. आफ्टर दैट वी विल सी द तगलुक डायनेस्टी जिसका टाइम पीरियड रहेगा 1320 से लेकर 1414 तक. एंड देन आफ्टर द लोडी डायनेस्टी कि लोडी डायनेस्टी का रूल 1451 से लेके 1520 तक यहाँ पर इनका रूल रहेगा. सो एन इम्पॉर्टेंट मैसेज हियर दैट यहाँ पर हमारी सैयद डायनेस्टी का भी रूल था, दैट इज नॉट मेंशन हियर. तो 5 डायनेस्टीज जो है यहाँ पर रूल करेंगे. दे सैयद डायनेस्टी 2 आफ्टर तगलुक डायनेस्टी, यहाँ पर सैयद डायनेस्टी का रूल रहेगा. एंड डाउन आफ्टर द लोडी डायनेस्टी. सो प्लीज रेस्टिफाई द मिस्टेक. सो दिस इज द गोरी डायनेस्टी जहाँ से मोहम्मद गोरी जो है उन्होंने अटैक किया था. तो ये पूरा साइड जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला जो एरिया है ये सारा एरिया मोहम्मद गोरी के अंडर में था. तो वो यहाँ हमारे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से आकर यहाँ पर अटैक करते हैं. So the Delhi Sultanate was 320 years long Islamic empire that was based in Delhi and ये पूरे साउथ एशिया के लार्जर पार्ट पे इनका रूल स्टार्ट हो जाता है. तो 320 इयर्स लॉन्ग इस्लामिक एम्पायर था. तो इट वाज एन इस्लामिक एम्पायर. तो इस एम्पायर से क्या होता है कि पूरा का पूरा एक इस्लामिक रूल यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है. सो बिफोर द दिल्ली सल्तनत हम देखते हैं कि जो हमारे चोला एम्पायर थे, सदर्न की बात करें तो हमारे सदर्न इंडिया में चोला एम्पायर का रूल था जब यहाँ पर दिल्ली सदन ने अपना रूल जो है वो स्टार्ट किया था. So following the Gori dynasty invasion of the subcontinent, the Delhi was ruled by the 5 dynasties in succession. तो 5 डायनेस्टीज यहाँ पर रूल करती हैं जिसमें मैंने बोला मामलुक डायनेस्टी, खिलजी, तगलुक एंड सैयद डायनेस्टी. प्लीज रेस्टिफाई द मिस्टेक, मैंने सैयद डायनेस्टी को मेंशन नहीं किया था. तो सैयद डायनेस्टी वाज देयर, उसने भी रूल किया. एंड आफ्टर दैट द लोडी डायनेस्टी एंड इब्राहिम लोडी वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत जिनको बाबर ने एट द टाइम ऑफ एट द बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में डिफीट किया था. उसके बाद यहाँ पर मुगल एम्पायर का रूल स्टार्ट हो गया था. So this is the timeline period, the Mamluk dynasty and the Khilji dynasty, Taghlaq dynasty. Then this Sayyid dynasty, important Sayyid dynasty का जो रूल था वो 1414 से लेके 1451 तक था. And after we see the Lodi dynasty जिसका रूल 1526 तक चला. So this dynasty occupied a larger part of modern day India, Pakistan, Bangladesh and as well as the part of southern Nepal. तो ये पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो दिल्ली सल्तनत के अंडर था. और हर एक डायनेस्टी के टाइम पीरियड में ये एम्पायर एक्सपेंड होता है. बट एट द टाइम ऑफ लोडी डायनेस्टी एम्पायर जो है वो कोलैप्स होने लगता है बिकॉज ऑफ द इंटरनल रेबेलियन. So first of all we are going to start with the Mamluk dynasty. So the Mamluk dynasty or the slave dynasty was the first dynasty of Delhi Sultanate. जब मैंने बोला कि गोरी डायनेस्टी जो था उन्होंने यहाँ पर रूल किया, बट यहाँ पर जो मोहम्मद गोरी होते हैं उनका असैसिनेशन हो जाता है, उनको मर्डर हो जाता है. और उसके बाद सीधा उनके जो स्लेव होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, वो एक टर्किश ममलिक स्लेव जनरल होते हैं गोरिड एम्पायर के फ्रॉम सेंट्रल एशिया. सो ही फाउंडेड द मामलुक डायनेस्टी इन नदर्न इंडिया. ठीक है, नदर्न इंडिया या दिल्ली में ये अपनी डायनेस्टी को स्टार्ट करते हैं आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ महमूद गोरी. So the Mamluk dynasty governed Delhi Sultanate from 1206 से लेकर until 1219 तक. मामलुक की बात करें तो मामलुक owns and refer to a prominent military aristocracy that developed in the Islamic empire of Abbasid Khalifa. तो ये जो सिस्टम था मामलुक डायनेस्टी का या फिर सॉरी ये जो ओन सिस्टम था ये इस्लामिक एम्पायर जब अब्बासिद खलीफा का टाइम पीरियड था इन द सऊदी अरबिया. तो ये वहाँ से इन्होंने उस चीज़ को लिया हुआ है कि यहाँ पर जो हमारे स्लेव्स होते हैं, जो मिलिट्री एरिस्टोक्रेसी फैमिली होती है वो यहाँ पर रूल करेगी आफ्टर द रूलर्स. ठीक है, तो उनका रूल यहाँ पर चलता. So this idea was taken from the Abbasid Khalifa. So despite the fact that they are slave, their master placed a high value on them. ठीक है, ये स्लेव लोग थे. स्लेव मतलब इन द मिलिट्री सर्विस. ठीक है, मिलिट्री सर्विस में ये वर्क करते थे. तो they were like the slave of the king. बट स्लेव होने के बाद भी जो इनके मास्टर्स होते थे उन्होंने इनको ग्रेट वैल्यू दिया हुआ था. सो द 3 मेजर सुल्तान ऑफ द टाइम वेर कुतुबुद्दीन ऐबक ने रूल किया. शमसुद्दीन अल्तुतमिश, एंड शमसुद्दीन अल्तुतमिश वाज द सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक. जब कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है तो उनके बाद उनके जो सन इन लॉ होते हैं शमसुद्दीन ऐबक वो यहाँ पर रूल करते हैं. एंड सही टाइम पीरियड में अगर हम बात करें, सही वक्त था जब शमसुद्दीन अल्तुतमिश ने
दिल्ली सल्तनत को एक अलग सा ही वे दिया, इन्होंने बहुत ज़्यादा एम्पायर को एक्सपेंड किया, ठीक है। इसके टाइम पीरियड में दिल्ली सल्तनत बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश हुआ था, एक अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश हुआ। एंड उनके बाद जो है शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बात, इनकी बेटी रजिया सुल्तान यहाँ पर रूल करती है। रजिया सुल्तान वाज द रूलर ऑफ द डेथ ऑफ शमसुद्दीन इल्तुतमिश। लेकिन यहाँ पर भी पैट्रिकल फैमिली ही देखेंगे कि जो वुमेन्स होती हैं उनको इतने राइट्स नहीं मिले होते हैं। एंड ये रजिया सुल्तान हिस्ट्री में पहला था कि इन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रूल किया था। एंड क्या होता है कि अब सब लोग इसके अपोजिट हो जाते हैं, अलग अलग डायनेस्टीज वहाँ पर रूल करी होती है, तो सारे रजिया सुल्तान के अपोजिट हो जाते हैं, बिकॉज शी वॉज ए वेमेन। और एक वेमेन रूल करे तो ये किसी भी आदमी के लिए या किसी भी मैन के लिए वॉजन दैट मच जस्टिफाई इन दैट वेरी टाइम पीरियड। तो वो किसी भी तरीके करके रजिया सुल्तान को सल्तनत से हटा देते हैं। देन गयासुद्दीन बलबान के टाइम पीरियड में, सॉरी गयासुद्दीन बलबान जो है वो रूलर बनते हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट द ममलुक डायनेस्टी और सैयद और स्लेव डायनेस्टी। सो कुतुबुद्दीन ऐबक द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, राइट फ्रॉम 1206 से लेकर 1210 तक इनका रूल होता है, ठीक है। एंड इल्तुतमिश की बात करें, ही वाज द नेक्स्ट कैपेबल रूलर जिन्होंने सही तरीके से इस डायनेस्टी को चलाया था। तो इनका रूल अगर हम देखें तो 1211 से लेकर 1236 तक जो है इनका रूल रहता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें दिल्ली सल्तनत को पढ़ने, क्योंकि जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो वी शुड नो दे, हम हिस्ट्री को सोर्सेज के थ्रू पढ़ते हैं। एंड सोर्सेज इज बेस्ट थिंग जिससे हम हिस्ट्री को रिक्रिएट कर पाते हैं, ठीक है। और हमारे पास दिल्ली सल्तनत के बहुत ज़्यादा सोर्सेज है, चाहे हम आर्कोलॉजिकल सोर्स की बात करें या लिटरेरी सोर्स की बात करें। तो जैसे अगर हम दिल्ली में जाएंगे तो वहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जैसे कुतुब मीनार है, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क हुआ है, तो बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चर डेवलप हुआ है एट दैट टाइम पीरियड। तो हमारे नए लेक्चर्स में हम आर्किटेक्चर को भी लेकर आएंगे, जहाँ से हम समझेंगे कि कितने आर्किटेक्चर इन्हें बनाए थे और आर्किटेक्चर का स्टाइल, टेक्निक्स किस तरीके से बनाया हुआ था, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत ने हमें पूरा का पूरा एक सोर्स दे दिया, आर्कोलॉजिकल सोर्स दिया, जिससे हमने इनकी या दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री को रिक्रिएट किया है। एंड बिसाइड दैट वी हैव अ लॉट ऑफ लिटरेरी सोर्स अवेलेबल, जिससे हमने इनकी हिस्ट्री को रिक्रिएट किया। जैसे वी हैव द तवारीख, ठीक है। तवारीख एक काइंड ऑफ हिस्टोग्राफी होती है जो एक लर्निंग मैन लिखते हैं, ठीक है। उस टाइम पीरियड में बहुत सारी तवारीख लिखी गई थी एंड हर एक रूलर की तवारीख लिखी गई थी, और हमारे पास एक लॉट्स ऑफ सोर्स अवेलेबल है इन दैट वेरी तवारीख या हिस्टोग्राफी में। ओके, नाउ कमिंग टू आवर main point. So we was talking about the Iltutmish. He was the next capable ruler of Delhi Sultanate, and he ruled from 1211 से लेकर 1236 तक. And after his death we see the Razia Sultan, उनका रूल चलता है, बट उनका रूल बहुत ही कम टाइम के पीरियड के लिए होता है, क्योंकि उनके बाद जो रूल करते हैं यहाँ पे वो गयासुद्दीन बलबान, और उनको रूल से हटा दिया जाता है। नाउ अगर सेकेंड डायनेस्टी की बात करें तो खिलजी डायनेस्टी का यहाँ पर रूल होता है। सो द खिलजी डायनेस्टी वाज अ तुर्को अफगान डायनेस्टी एंड रूल्ड फ्रॉम 1260 से लेकर 1213 तक, एंड इट वाज द सेकेंड डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो ये सेकेंड डायनेस्टी होती है। सो दिस डायनेस्टी इज रिमेंबर्ड फॉर कॉन्क्वेस्ट इनटू मॉडर्न डे साउथ इंडिया एंड सक्सेसफुली रिप्लिंग मुगल इन्वेजन ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर खिलजी डायनेस्टी के टाइम पीरियड में मुगल इन्वेजन बहुत ज़्यादा चल रहा था। मुगल इन्वेजन, तो मुगल की बात करें तो मुगल एक ट्राइब थी, मंगोल्स जो थे एक ट्राइबल ग्रुप थी जो चाइना वाले एरिया में रह रही थी। एंड ये जो टाइम पीरियड था 1219 का जो टाइम पीरियड था, यहाँ पे मंगोल्स ने पूरे वेस्ट एशिया या ईस्टर्न एशिया की बात करें सारे एशिया को अपने अंडर कंट्रोल किया हुआ था। एंड इसी टाइम पीरियड में वो इंडिया पे भी अटैक करते फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ द एफर्ट ऑफ खिलजी डायनेस्टी वो इंडिया में रूल नहीं कर पाते, और उनको वहीं पे यानी जो हमारा नॉर्दर्न वेस्टर्न साइड है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, वहां पे ही रोक लिया जाता है, उनको आगे नहीं जाने देते हो। तो कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इसका कंट्रीब्यूशन हमारी खिलजी डायनेस्टी को जाता है। ओके, सो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ खिलजी डायनेस्टी, एंड इनका रूल पीरियड देखें तो 1290 से लेकर 1296 तक इनका रूलिंग पीरियड है। So at the age of 70, he assassinated the last descendant of slave dynasty and declared himself Sultan of Delhi Sultanate. तो यही है कि पावर को लेके लिए जब हम पावर की बात करें तो एक दूसरे को असैसिनेट करते हैं, मर्डर किया जाता है, अपनों का खून बहाया जाता है। तो यहाँ पर भी सेम वही हुआ था। तो जो यहाँ पर
हमारे फिरोज शाह होते, तो सॉरी नॉट फिरोज, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो होते, वो एसेसिनेट या मर्डर कर देते हैं किसका, स्लेव का जो डिसेंडेंट, स्लेव डायनेस्टी का जो डिसेंडेंट होता है उनका मर्डर कर दिया जाता है, एंड देन आफ्टर वो यहाँ पर अपनी डायनेस्टी लेकर खड़े हो जाते हैं, वाज कॉल्ड द खिलजी डायनेस्टी। ही वॉज स्लेन बाय हिज nephew अलाउद्दीन खिलजी एंड ascended the throne। लेकिन वही होता है ना कर्मा, तो उनके बाद क्या होता है, उनके जो अपने nephew होते हैं अलाउद्दीन खिलजी, वो उनका मर्डर कर देते हैं और थ्रोन पे थ्रोन को अपने अंडर कर लेते हैं। तो कर्मा वर्ड यहाँ पे चल रहा है। सो फॉलोइंग अलाउद्दीन खिलजी डेथ, मलिक कफूर इंस्टॉल्ड हिज 6 years old son शहाबुद्दीन ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली सल्तनत। बट अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद मलिक कफूर जो होते हैं वो अपने 6 years सन को, शहाबुद्दीन को, थ्रोन पे रखते हैं और खुद एज ए रिजेंट का काम करते हैं। अब 6 year old बॉय क्या ही वर्क करेगा, क्या सल्तनत संभालेगा, तो उसके पीछे जिसका हाथ होता है वो मलिक कफूर होते हैं। मलिक कफूर सारी सल्तनत को संभालते हैं और उनका जो बेटा होता है वो थ्रोन पे बैठा होता है। सो लेटर ऑन मलिक कफूर को भी मार दिया जाता है बाय द नोबल्स। अब ये नोबल्स कौन थे? सो नोबल वे मोस्ट लर्निड पर्सन, जो कोर्ट में बैठे होते हैं, जो दरबार होता है राजा का, वहां पे बैठे होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो है वो ये नोबल्स लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये सिर्फ टर्किश नोबल थे, लेकिन एट द टाइम ऑफ इल्तुतमिश हम देखेंगे तो अब इस नोबल्स की जो कैटेगरी है इसमें इंडियंस भी मेंशन थे और जो भी बाकी टर्किश वगैरह जो थे, ईरानियन, वो भी इसमें थे। तो मलिक कफूर को इन नोबल्स के थ्रू मार दिया जाता है। So Mubarak Shah, another son of Alauddin, was the acting regent over his younger brother. He took the young princess and took the kingdom for himself. तो उसके बाद अलाउद्दीन के एक दूसरे बेटे होते हैं मुबारक शाह, तो एज ए रिजेंट का काम करते हैं क्योंकि उनके बेटे उनके जो भाई होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं एंड देन आफ्टर वो खुद ही जो है किंगडम संभाल लेते हैं। सो आफ्टर हिम नासिरुद्दीन खुरसू शाह केम एंड एंडेड द खिलजी डायनेस्टी। और उसके बाद नासिरुद्दीन खुरसू शाह जो होते हैं वो खिलजी डायनेस्टी का ऑफिशियली एंड कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी खिलजी डायनेस्टी भी एंड हो जाती है। नाउ कमिंग टू द तगलुक डायनेस्टी। सो तगलुक डायनेस्टी जो है ये थर्ड डायनेस्टी जो होती है दिल्ली सल्तनत की, यहाँ पर रूल करती है। सो द तगलुक डायनेस्टी अरोज ड्यूरिंग मेडिवल इंडिया एंड वाज द थर्ड डायनेस्टी टू रूल ओवर द दिल्ली सल्तनत। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तगलुक डायनेस्टी की, सो 1320 से लेकर 1414 तक इनका रूल होता है एंड वाज रूल्ड बाय मनी रूलर जैसे गाजी मलिक, मोहम्मद बिन तगलुक एंड अदर। अब देखो खिलजी के टाइम पीरियड में भी मंगोल्स का इन्वेजन होगा और तगलुक के टाइम पीरियड में भी मंगोल्स जो है उनका इन्वेजन होगा, बट दोनों ने ही मंगोल्स को स्टॉप करने के लिए बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए और इनके टाइम पीरियड में मंगोल्स यहाँ पर इंडिया में नहीं आ पाए बिकॉज ऑफ द एफर्ट ऑफ मोहम्मद बिन तगलुक और हमारे जो खिलजी होते हैं उनकी हेल्प से, खिलजी डायनेस्टी की हेल्प पे मंगोल्स जो है यहाँ पर इन्वेट नहीं कर पाते। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करके गए हैं ये इंडियन हिस्ट्री में। सो द तुगलक डायनेस्टी वाज ऑफ टर्किश ओरिजिन, ठीक है, इनका टर्किश ओरिजिन था एंड द फैमिली रिलीजन वाज मुस्लिम। एज वी नो कि इनकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर इस्लामिक वर्ल्ड या इस्लामिक रिलीजन जो है यहाँ पर सेपरेट हुआ था, क्योंकि इंडिया वाज द हब ऑफ रिलीजन। यहाँ पर बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म के सेक्टर्स सारे यहाँ पर इमर्ज हुए, बट नॉट इस्लाम। इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो इंडिया में इमर्ज इंडिया में ओरिजिन नहीं हुआ, उसका ओरिजिन जो है वो टर्किश या फिर ये बोलो कि जो सऊदी अरबिया वाला पार्ट है वहां पे इमर्ज हुआ था। बट जैसे ही यहाँ पर दिल्ली सल्तनत आती है उनके साथ यहाँ पर इस्लामिक रिलीजन भी आता है, ठीक है, इस्लाम मुस्लिम जो रिलीजन है यहाँ पर जो है सेपरेट हो जाता है। एंड ग्यासुद्दीन तगलुक वाज फाउंडेड द तगलुक डायनेस्टी इन इंडिया, ठीक है, ग्यासुद्दीन तगलुक ही यहाँ पर तगलुक डायनेस्टी को इंडिया में फाउंड करते हैं, ठीक है। So the Tagluk were able to maintain their rule for a long time because they had a strong allies such as Turk, Afghan and South Asian Muslim warriors. तो तगलुक डायनेस्टी बहुत ही टाइम पीरियड तक यहाँ पर रूल कर पाती है। तो रीजन ये था कि उनकी एक इंपॉर्टेंट अलाइज थी, एक स्ट्रॉन्ग अलाइज थी, जैसे तुर्क, अफगान, साउथ, सारे एशियन मुस्लिम जो है इनके वैरियर्स जो उनका आर्मी ग्रुप था उसमें इंटर थे, ठीक है। तो तुर्क्स भी थे, अफगान्स भी थे, साउथ एशियन मुस्लिम्स भी थे और इस वजह से इनका जो टाइम पीरियड था वो बहुत ही लॉन्गर टाइम पीरियड था और बहुत ही स्ट्रॉन्गर टाइम पीरियड था। So the Tagluk dynasty was marked by the torture, cruelty and rebellion which resulted in the dynasty territory reach rapidly disintegrating after 1335 AD. लेकिन ऑल्दो ये बहुत पावरफुल था, तो तगलुक डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो ये लोगों को टॉर्चर करी थी। रिबेलियन इसके टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा रिबेलियन हुआ क्योंकि इसकी जो इल पॉलिसीज थी, इल लॉज थे, उसकी वजह से लोगों ने रिबेलियन करना स्टार्ट कर दिया और फाइनली एट द टाइम ऑफ 1335 AD डायनेस्टी का जो टेरिटोरियल था वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो गया। सो द डायनेस्टी रीच्ड इट्स पिनेकल बिटवीन 1330 एंड
35 AD, so during a military campaign led by Muhammad bin Taghlaq। तो इस तरीके से डायनेस्टी का जो है कोलैप्स हो जाता है और यहाँ फाइनली सैयद डायनेस्टी का जो है अरोज होता है। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, जो टाइम जो पावर है वो सी सॉ है। ठीक है, पावर इज काइंड ऑफ सी सॉ। अगर एक डायनेस्टी कहीं ना कहीं, वेट अ सेकेंड, सो पावर इज काइंड ऑफ सी सॉ। अगर एक पावर डिक्लाइन होता है तो वहीं से दूसरा पावर एरोज होगा। तो ऐसा नहीं है कि डिक्लाइन हो गया तो सब कुछ डिसइंटीग्रेट हो गया, एवरीथिंग इज लाइक ए डार्कर एज, ऐसा नहीं होता है। तो जब भी कोई भी डायनेस्टी या कोई भी पावर डिक्लाइन होता था, वही साथ में दूसरा पावर जो है वो जो है राइज होता है। तो पावर इज जस्ट लाइक ए सी सॉ, तो ये पॉलिटिक्स इज जस्ट लाइक ए सी सॉ। तो उसके बाद देखते हैं कि जैसे तगलुक डायनेस्टी का एंड होता है तो वहीं पर हमारी सैयद डायनेस्टी जो है राइज हो जाती है। So the Sayyid dynasty succeeded the Taghlaq dynasty as the fourth dynasty of Delhi Sultanate and governed the Sultanate under the Lodi dynasty displaced them। ठीक है, तो सैयद डायनेस्टी तगलुक डायनेस्टी को डिसइंटीग्रेट करके यहाँ पर इमर्ज हो जाती है और उसके बाद लोडी डायनेस्टी जो है वो सैयद डायनेस्टी को एंड करती है, सैयद डायनेस्टी के रूल को एंड करती है। So the ruler of Sayyid dynasty claimed descent from the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam through his daughter Fatima and his son-in-law Ali। This claim is supported by the Tariq-e-Mubarak शायरी written by Yaha Sirhandi। तो ये जो सैयद डायनेस्टी के रूलर्स होते हैं ये अपने आप को ये क्लेम करते हैं दैट दे आर द डिसेंडेड फ्रॉम द प्रॉफिट मोहम्मद। ठीक है, जो इस्लामिक के प्रॉफिट मोहम्मद है, उन कहते हैं कि वी आर द डिसेंडेड ऑफ दैट वेरी लीनेज एंड थ्रू हिज डॉटर फातिमा एंड उनके जो सन इन लॉ थे प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ जो थे उनके डिसेंडेंट्स थे ये सैयद डायनेस्टी। तो ये क्लेम जो है यह हमें तारीख मुबारक जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है टू नो द रूल ऑफ द सैयद डायनेस्टी। तो ये तारीख मुबारक शाही रिटन बाय याहा सिरिंदी, तो याहा सिरिंदी ने इनको लिखा है। तो ये इंपॉर्टेंट सोर्स है जहां से हमें इनकी क्लेम के बारे में पता चलता है। So from 1440 to 1451 they reigned the country for 37 years। तो 37 years तक इनका ruling time period है। So this dynasty was founded by the Khazir Khan who served as the governor of Multan under Firoz Shah Taghlaq। तो फिरोज शाह तगलुक जो होते हैं इनके अंडर ये एज ए गवर्नर होते हैं। बट फिरोज शाह तगलुक के बाद क्या करते हैं कि ये अपनी एक किंगडम जो है अपना एक डायनेस्टी राइज कर लेते हैं। So with the death of Mubarak Shah, the second ruler of dynasty, a decline of Delhi Sultanate was सैयद डायनेस्टी was fostered। जैसे ही मुबारक शाह की डेथ हो जाती है, जो सेकंड रूलर होते हैं डायनेस्टी के, उसके बाद क्या होता है कि सैयद डायनेस्टी भी जो है एंड हो जाती है। So Muhammad Shah and Alauddin Alam Shah were weak monarchs, so ultimately were replaced by the Balul Lodi। अब देखो क्या होता है, जो मोहम्मद शाह ये जो अलाउद्दीन आलम शाह होते ये मोनार्क्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। ठीक है, ये रूलर्स बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। दे वर अनकैपेबल टू होल्ड द डायनेस्टी, या डायनेस्टी को रन करने के लिए इतने कैपेबल रूलर्स नहीं होते हैं। फाइनली बलूल लोडी जो होते हैं उनको रिप्लेस कर लेते हैं। सो बलूल लोडी जो है वो दिल्ली को इन्वेड करते हैं एंड हमीद खान द सैयद वजीर हैज जॉइंड द हैंड विद लोडी एंड हेल्पेड एंड ऑफ सैयद डायनेस्टी। तो सैयद वजीर एक होते हैं, सैयद डायनेस्टी के एक वजीर होते हैं हमीद खान, तो वो बलूल लोडी के साथ मिल जाते हैं और बलूल लोडी फाइनली दिल्ली को इन्वेड करता है एंड यहाँ पर सैयद डायनेस्टी का एंड करता है पुटिंग हिम ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली सल्तनत। इस तरीके से यहाँ पर सैयद डायनेस्टी का एंड हो जाएगा और फाइनली लोडी डायनेस्टी जो है यहाँ पर इमर्ज हो जाएगी। Now coming to the Lodi dynasty. So the Lodi dynasty was an Afghan dynasty that ruled the Delhi Sultanate from 1451 से लेकर 1526 तक इस डायनेस्टी का रूल स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे दिल्ली सल्तनत के ही अंडर आते हैं, बट इनका जो डायनेस्टीज होती हैं वो अलग अलग होती हैं। सो इट वाज द फिफ्थ एंड फाइनल डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड फाउंडेड बाय द बलूल खान लोडी विद द हेल्प ऑफ सैयद वजीर, जो सैयद डायनेस्टी का वजीर होता है। So Bilal Lodi acted wisely and took advantage of Sayyid ruler weak position by further capturing Punjab before entering Delhi। तो जैसे इसने देखा कि जो हमारे सैयद डायनेस्टी के रूलर्स थे वो वीक होने लगे, और वीक क्या हुआ कि जैसे जैसे वो वीक हो जाएंगे और दूसरा जो अंपायर है, दूसरी जो डायनेस्टी होगी उसका पावर अराइज हो जाएगा एंड इजिली उन्होंने पहले पंजाब को कैप्चर किया बट टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ सैयद रूलर। तो उन्होंने पहले पंजाब को कैप्चर किया एंड देन आफ्टर उन्होंने दिल्ली में एंटर किया। So in 1451 he seized control of Delhi from the throne of Delhi। ठीक है, तो उन्होंने दिल्ली को कंट्रोल किया, सीज किया, दिल्ली को कैप्चर, क्योंकि दिल्ली एक इंपॉर्टेंट कैपिटल था। जब हम कैपिटल को कैप्चर करते हैं दैट मीन्स हम ओवरऑल
टेरिटरीज को कैप्चर करते हैं, या उस रूलिंग जो रूलिंग पावर होता है उसको हम डिक्लाइन कर देते हैं बाय द कैप्चरिंग द कैपिटल। तो ये कैपिटल को कैप्चर करते हैं अज्यूमिंग द टाइटल बलोच शाह गाजी। तो ऐसे टाइटल जो है अडॉप्ट कर लेते हैं। इन एसोसिएशन एंड द शर्की डायनेस्टी, बट इनकी जो डायनेस्टी होती है शर्की डायनेस्टी, उनको उसका एंड हो जाता है क्योंकि इनका जो है एसिसनेशन को मर्डर कर दिया जाता है। सो ऑन जुलाई 15, 1489 बलून लोडी वाज सक्सीडेड बाय हिज सन सिकंदर लोडी who was engaged in powerful struggle with his elder brother बारबाक शाह। तो 1489 में जब बलूल लोडी को मार दिया जाता है तो उनके बाद उनके जो बेटे होते हैं सिकंदर लोडी, वो रूल करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्या होता है कि इनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है विद हिज एल्डर ब्रदर बारबक शाह। तो बारबक शाह और सिकंदर लोडी के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रगल होती है इस थ्रोन को लेकर, बहुत ज्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है इनको। देन व्हाट हैपन, सिकंदर लोडी वाज अ फैंटास्टिकल सुन्नी रूलर, ठीक है, ये सुन्नी रूलर थे एंड हु डिस्ट्रॉय, क्योंकि देखो सुन्नी रूलर शिया रूलिंग जो है शिया मुस्लिम, तो यहाँ पर ये हमें दिखाते हैं कि जो रिलीजन होता है ना उसके भी सेक्टर्स निकल कर आते हैं। तो ये सुन्नी ये शिया जो है ये रिलीजन इस्लामिक रिलीजन के सेक्टर्स थे। तो सुन्नी रूलर का एक इंपॉर्टेंट रूलर था सिकंदर लोडी एंड हु डिस्ट्रॉय इंडियन टेम्पल्स इन मथुरा एंड नागापॉट। तो इन्होंने टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया, नागापॉट के मथुरा के टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया, नागापॉट को डिस्ट्रॉय किया एंड इम्पोजेड जजिया ऑन हिंदू। अब जजिया क्या था, जजिया इज काइंड ऑफ टैक्स जो नॉन मुस्लिम से लिया जाता था, तो जजिया लेना स्टार्ट कर लिया। और ये जजिया जो है ये एट द टाइम ऑफ मुगल एम्पायर तक चलता रहेगा। और मुगल एम्पायर के टाइम पीरियड में जो यहाँ पर जलालुद्दीन जो अकबर होंगे, ठीक है, तो अकबर जो है वो जजिया को एंड कर देंगे, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ लोडी डायनेस्टी जजिया इंपोज कर दिया गया था। देखो ये जो छोटी छोटी चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो ये इस चीज पे फोकस करना कि जजिया किस टाइम पे इम्पोज किया गया था। तो जजिया वाज इम्पोज एट द टाइम ऑफ सिकंदर लोडी। तो सिकंदर लोडी ने जजिया को इम्पोज किया था। तो जजिया वाज अ काइंड ऑफ टैक्स जो नॉन मुस्लिम्स पे रखा गया था एंड ये जो टैक्स है ये अकबर तक यानी मुगल एम्पायर तक चलता गया। लेकिन लास्ट में अकबर जो थे उन्होंने इस जजिया को ऑफिशियली एंड कर दिया था, ठीक है। और ये इम्पोज क्यों किया था, बिकॉज टू डिमॉन्स्ट्रेट इस्लामिक सुपरमेसी को दिखाने के लिए ये जजिया जो है इम्पोज किया गया था। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। सो सिकंदर लोडी attempted to conquer ग्वालियर पोर्ट 5 times but was defeated each time by राजा मान सिंह। तो राजा मान सिंह के टाइम जब यहाँ पर रूल चल रहा था, राजा मान सिंह जो राजपूत ये थे, तो इन्होंने बहुत बार इस ग्वालियर फोर्ट को बहुत ज्यादा कॉन्क्यूर करने की कोशिश की, लेकिन हर टाइम जो ये डिफीट हो गए थे। सो आफ्टर अ सेसेशन वॉर विद हिज एल्डर ब्रदर जलालुद्दीन ही डाइड इन 1517 वाज सक्सीडेड बाय हिज सन इब्राहिम खान लोडी। दे वर कॉन्स्टेंटेड एट ऑड्स। अब इनको क्या होता है कि सेसेशन वॉर चल रही होती है इनके अपने एल्डर ब्रदर जलालुद्दीन के साथ में, और 1517 में उनकी डेथ हो जाती है। और उनके बाद जो उनके बेटे होते हैं इब्राहिम खान लोडी, फाइनली वो यहाँ के रूलर बनते हैं एंड इब्राहिम खान लोडी वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिस दिल्ली सल्तनत, ठीक है। एंड क्या होता है कि इब्राहिम लोडी की बात करें तो इनका यहाँ पर इंपॉर्टेंट बैटल होगा विद द बाबर, ठीक है। बैटल ऑफ पानीपत लड़ी जाएगी बाबर के साथ। पानीपत मतलब हरियाणा का जो बैटल फील्ड है वहां पर ये बैटल हो जाएगी विद बाबर जो मुगल एम्पायर को फाउंड करेंगे। देन आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोडी जो है वो हार जाएंगे, पूरी तरह से डिफीट हो जाएंगे, और बाबर जो है वो यहाँ पे मुगल एम्पायर को इस्टेब्लिश कर देंगे। सो दिस इज हाउ दिल्ली सल्तनत एंड हो जाएगी। तो स्टार्ट कहाँ से हुई थी, विद बैटल ऑफ वेट अ सेकंड। सो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी और बैटल ऑफ पानीपत में खत्म हो जाएगी। सो बैटल ऑफ तेहरान से स्टार्ट हो जाएगी और बैटल ऑफ पानीपत में ये फाइनली एंड हो जाएगी। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। थैंक यू सो मच।